दोस्तों इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, जो कि हमारे लिए फख्र की बात भी है। बट सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी आज भी असल मायने में डेमोक्रेसी ही है? जब हम चाइना और रशिया और कोरिया को देखते हैं तो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोट देने की आज़ादी है और वहाँ डिक्टेटरशिप तानाशाही है। पर आप लोगों को सोच के शायद हैरानी हो कि वोट लोग चाइना, रशिया और कोरिया जैसे देश में भी देते हैं। बस फर्क इतना है कि इफ़ यू डू नॉट वोट फॉर अ ऑफिशियल कैंडिडेट इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट देन यू आर कंसिडर्ड एंटी नेशनल। तो आज हम लोग भी इसी बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिया भी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, क्या इंडिया में भी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च और एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ एक कम से कम लाइक ड्रॉप करके ज़रूर जाइएगा। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग हैं ऐसे जो मोदी और बीजेपी के सपोर्टर हैं, वहीं दूसरे तरफ लोग ऐसे हैं जो कि XYZ पार्टी के फेवर में होते हैं। तो यहाँ जो बातें रखी जाएगी, फैक्ट्स और जो हो रहा है वो सब क्लियर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पिछले कई सालों में जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, जैसे राहुल गांधी का कन्विक्शन, उसके बाद पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर देना, ओपोजिशन पॉलिटिशियन को ED और CBI के थ्रू जेल भिजवा देना, सिटीजन जो हैं उनके प्रोटेस्ट करने पर उन्हें जेल भिजवा देना, यूजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू हाइड देयर फंडिंग और टेकिंग अवे पावर फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट बाई मेकिंग न्यू लॉस, 3 लोगों के द्वारा ऑफिस से EVM का कंट्रोल यूनिट चुरा लेना, बीजेपी कैंडिडेट के कार में EVM मशीन पकड़ा जाना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसकी आज हम लोग तफसील से बात करेंगे। तो आप लोग अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में आज़ादी और मुनासिब यानी फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, मगर जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, जिस पर 2014 से पहले एक्यूज भी लगाया गया था कि ये इलेक्शन कमीशन पार्शियल और बायस्ड है। ऐसे आरोप इलेक्शन कमीशन पे पिछले एक डिकेड से लगते जा रहे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर जो कि एक भारतीय राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट एंड टैक्टिशियन हैं, इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकरण यानी इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम भी किया है। वो कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन अ मोर पार्शियल इलेक्शन कमीशन that this commission always tried to bend the rule. EC did everything to help the BJP. और भी ऐसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसे वायोलेट नहीं कर सकते। पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार रूल्स को तोड़ने के बावजूद इलेक्शन कमीशन इन्हें क्लीन चिट दे देता है। दोस्तों अभी गवर्नमेंट एक न्यू बिल, एक लॉ लेके आए हैं जिसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया है कमेटी से और उनकी जगह वो अपना चुना हुआ मिनिस्टर रखेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि इंडिपेंडेंस को इलेक्शन कमीशन में बनाए रखें। दोस्तों इसमें 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, PM और तीसरा खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब इसमें इंडिपेंडेंस तो कहीं रह ही नहीं गया। अब 2 लोग गवर्नमेंट के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। मगर 15 फरवरी को 2024 को सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो कि डेमोक्रेसी को नीलाम होने से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन under Article 19(1)(a) of the Constitution. According the scheme has been struck down as unconstitutional. मतलब नागरिकों का हक है कि वो जान पाए कि उनके नेता के पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन और कितना पैसा दे रहा है, सोरोस पैसा दे रहा है या चाइना या नॉर्मल कैपिटलिस्ट पैसा दे रहा है। चीफ जस्टिस ने इसे हाईलाइटेड किया और कहा कि ये ओपन गवर्नेंस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता है। दूसरी चीज ये है कि पैसों का फंडिंग जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा देता कौन है उस पॉलिटिकल पार्टी को, उससे ही पॉलिटिशियन के पास एक्सेस मिलता है और जो पैसा देता है वही जा पाता है डिस्कस करने के लिए। बाद में यही डिस्कशन दोस्तों बन जाती है पॉलिसी मेकिंग। तो ये जानना ज़रूरी है कि उससे क्या पॉलिसी बना है, उस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट किसको पहुंच रहा है, और अगर इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 एक्ट करके बीजेपी गवर्नमेंट ने ये पॉसिबल कर दिया है कि कोई भी कंपनी, रियल कंपनी, शेल कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, वो 1% से 100% तक डोनेशन दे सकती है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के और किसी अकाउंटिंग के। वो कुछ भी डोनेशन दे सकती है पार्टीज को, लॉस मेकिंग कंपनी भी। सुप्रीम कोर्ट ने गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ठहराया ही है इलेक्ट्रल बॉन्ड को, इसके अलावा कुछ अहम ऑर्डर्स भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है SBI फौरन इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दे। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड देश के डेमोक्रेसी में एक ब्लैक स्पॉट था, अब वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया है। SBI must share details of ED purchase from April 12, 2019। इस डेट के बाद खरीदे गए सारे बॉन्ड किसने खरीदे, इसकी डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन को दी जाएगी। अप्रैल 12, 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर में इंटरिम ऑर्डर आया था, सुनवाई तो तब से चल रही है और 12 अप्रैल 2019 के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं वो सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगी। किस पार्टी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करवाएं और कहां से, ये सारी इंफॉर्मेशन 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन तक पहुंचना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारी इंफॉर्मेशन 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा। मतलब जो भी काली करतूत है वो सब देश के आगे रखना होगा। इट इज पॉसिबल दैट रूलिंग पार्टी BJP विल ट्राई टू स्टॉप दिस, इस ऑर्डर को रोकने की या पोस्टपोन करने की कोशिश करे इलेक्शन से पहले, क्योंकि 2019 से लेके अब तक का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज का पब्लिश होना है। इससे राजनीति में एक बड़ा कोलाइजन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं 13 मार्च को क्या इस जजमेंट को EC पब्लिश करती है या नहीं करती। खैर दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल्कुल एक अलग टॉपिक बन सकता है। खैर बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने MLA एंड MP इलेक्शन में एक लिमिट्स लगाया हुआ है कि इन इलेक्शन में कितने पैसे एक MLA और MP पर खर्च किए जा सकते हैं, जिसकी लिमिट्स है 95 लाख एक MP के ऊपर। इट इज रिटन ऑन द वेबसाइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू। लिमिट जो थी 415 करोड़ थी, पर कितना स्पेंड हुआ टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1264। और ये सारे पैसे कहाँ से आए, हाउ डिड द इलेक्शन कमीशन अलाउ दिस, जिसमें अगर आप आज का डेटा देखेंगे 16,000 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड सेल करी गई है, जिसमें से 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा BJP ने लिया, 1500 करोड़ कांग्रेस के पास, 800 करोड़ TMC के पास। इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट से बहुत ज़्यादा है ये लिमिट्स। दोस्तों BJP पर आज हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप भी अक्सर लगते रहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी अपोजिशन पार्टी की अपने स्पेंडिंग लिमिट से झूलते हुए गवर्नमेंट बना भी लेती है तो उसे गिरा दिया जाता है। दोस्तों अपोजिशन पार्टी ये भी एलिगेशन लगाती है, जैसे लास्ट ईयर अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि हाउ द गवर्नमेंट इज यूजिंग CBI एंड ED अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स, दे यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। 2014 से कंपेयर करें तो यहाँ देखा जा सकता है अपोजिशन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट 95% केसेस है जो चल रहे हैं। इसके बावजूद अगर इफ एन अपोजिशन पॉलिटिशियन डजंट ज्वाइन BJP, दे आर पुट इन जेल। अपोजिशन पॉलिटिशियन are being sent to jail before they are convicted। किसी पार्टी के लीडर को कन्विक्शन के बाद इम्प्रिजन करें तो समझ में आता है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर BJP ज्वाइन करता है, then all the cases by ED and CBI against them will be dismissed immediately। दोस्तों मीडिया को हमारा चौथा पिलर माना जाता है, पर आपने कितना ही अहम टॉपिक पर कवरेज देखा होगा। सीमा हैदर ने ये किया वो किया, 24 घंटे बस मीडिया एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनकर उसकी तारीफ करती रहती है। जनता के बिहाफ पर सवाल करने के बजाय वो खुद सरकार की ही तारीफ करती रहती है और उसको डिफेंड करती है। पहले तो इन सब न्यूज चैनलों पर ऐसे डिस्कशन चलते हैं, या तो वो जरूरी नहीं है या तो वो प्रोपोगंडा है। बेरोजगारी और भुखमरी के मुद्दों से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। दोस्तों आज की डेट पर न्यूज चैनल सिर्फ नाम का रह गया है। आपका टैक्स मनी गवर्नमेंट कहाँ और किस पर स्पेंड कर रही है, ये हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जो आपको दिखाया जाएगा आप वही सोचोगे, देखोगे, समझोगे। 80 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, कोई भी स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। Government has issued shoot at sight order. More than 100 people have so far lost their lives. And at least 35,000 forced from their homes. हमारे डेमोक्रेसी की जो मेन पार्ट्स हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके प्रीएम्बल पर अगर आप देखें तो इसमें साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फैसले जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये सारे फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश में करेंटली हालात चल रहे हैं। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फैसले जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन, द कोर ऑफ द BJP इज बेस्ड ऑन द RSS आइडियोलॉजी विच एम्फसाइजेस हिंदुत्व, सुप्रीमेसी एंड सरप्राइजिंग माइनॉरिटीज। अपोजिशन पार्टीज ऐसा कहती है कि मोदी गवर्नमेंट गवर्नेंस के मेन पिलर्स को कंट्रोल करती है, अपने लॉयलिस्ट को
लीडरशिप में प्लेस करके। मिलिट्री, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कंट्रोल करती है बीजेपी। 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुए हैं और जब कोई सवाल जवाब होता है तो ऐसा होता है। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? दूसरी चीज सब स्क्रिप्टेड। जो हमारे एक्स-पीएम थे उन्होंने 100+ बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिनमें उनसे पूछे गए सवाल भी अनस्क्रिप्टेड होते थे। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में हो रही है। फार्मर का प्रोटेस्ट हो, लद्दाख का प्रोटेस्ट हो, रेसलर का प्रोटेस्ट हो, सरकारी एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट हो, ना जाने कितने चीजों से लोग परेशान होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर उनके प्रोटेस्ट करने पर उन्हें रोकना, उन्हें जेल भेजना, रोडों पर बैरिकेड और सरिया कीले लगाकर उन्हें रोकना, तब भी अगर दिल ना भरे तो उनके ऊपर टीयर गैस को फेंकना। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में 600 से भी ज्यादा फार्मर्स मारे गए थे। प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार होता है दोस्तों। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ऐसे रोके, क्या ये सही है? आपके ओपिनियंस क्या है? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।